आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें इसका पार्ट 5 है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 5 है। इसकी हेडिंग क्या बनेगी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है ना, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरह मेटल कौन सी मेटल, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है ना, एसिड के साथ कौन कौन सी मेटल्स रिएक्ट कर सकती हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितनी भी मेटल्स हैं, इन सारी की सारी मेटल्स में से कौन सी ऐसी मेटल्स हैं कि जो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, और कौन सी ऐसी मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। बस ये वाली बात बतानी है। डाइल्यूट एसिड फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं H2SO4। एसिड कौन से होते हैं? एसिड वो होते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट हो। HCl, HNO3, ठीक है ना। ये हैं, ये सारे के सारे एसिड्स हैं। एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं। हमेशा याद रखना, एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कौन से आयन्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये एसिड्स हैं, डाइल्यूट एसिड्स। एसिड है, डाइल्यूट एसिड हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये डाइल्यूट एसिड हैं। ये क्या हैं? ये डाइल्यूट एसिड हैं। ये क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? डाइल्यूट एसिड हैं। ठीक है ना। एसिड क्या होते हैं? एसिड के केमिकल फार्मूले के अंदर, एसिड के केमिकल फार्मूले के अंदर हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। हमेशा याद रखना, वो वाली मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी कि जो एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करवा सके। ऐसी मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ। ठीक है ना, समझ आ गया। हमेशा रिएक्शन तब होगा कि जब ये हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो सके अपनी जगह से, और यहाँ से जो से ये आयंस हैं सल्फेट के, क्लोरीन के और नाइट्रेट के, ये आज़ाद हो सके। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयंस निकल जाएंगे, ठीक है ना, और जो सा बाकी हिस्सा बचेगा उससे ये मेटल रिएक्ट कर लेगी, और यहाँ से एसिड के केमिकल फार्मूले से, एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। जब हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो समझ लेना वो वाली मेटल ने रिएक्शन कर लिया एसिड के साथ। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर मैं ये वाली बात बता दूं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे जैसे वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की बढ़ती चली जाएगी, लेसर द एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो उनकी एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो उनकी सलाहियत है वो कम होती चली जाएगी। वीकर द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, यानी कि हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करवाना एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले में से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि जब किसी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस मेटल, वो जो सी मेटल होगी उसका जब रिएक्शन होगा ना किसी भी एसिड के साथ, वो एसिड के हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस नहीं करवा सकेगी। ठीक है ना, समझ आ गई। ये वाली बात मैंने लिखी हुई है। दो बातें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसी को बुनियाद बनाते हुए दो बातें ये लिख रहा हूँ कि एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये जो सी बात है ना ये पूरी नहीं हुई। इस बात को पूरा करने के लिए 2 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। ठीक है ना, समझ आ गई आपको कि 2 पॉइंट हैं इसी बात को मुकम्मल करवाने के लिए कि ऐसे एलिमेंट्स को जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ऐसे मेटालिक एलिमेंट्स के जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, समझ लेना वो रिएक्ट कर सकते हैं इन हाइड्रोजन एसिड के साथ।
ठीक है ना। और ऐसे एलिमेंट्स के जो हाइड्रोजन से नीचे नीचे हैं, ठीक है ना, वो रिएक्ट नहीं कर सकते किसी भी एसिड के साथ। एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन आयन। तो ये रिप्लेस करवा सकते हैं हाइड्रोजन आयन को, ये रिप्लेस करवा सकते हैं हाइड्रोजन आयन को। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना जो हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर मौजूद हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो उनसे हैं, ये एसिड में एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले में मौजूद हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, ऐसे एलिमेंट्स के जो हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर मौजूद है ना, वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करवा सकते हैं एसिड से, ठीक है ना। और ऐसे एलिमेंट्स के जो हाइड्रोजन आयन से नीचे नीचे हैं, वो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस नहीं करवा सकते। ये हाइड्रोजन से नीचे नीचे जितने भी एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये किसी भी मेटल के साथ जब ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो उस एसिड में मौजूद हाइड्रोजन, उस एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले में मौजूद हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस नहीं करवा सकेंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये वाली बात लिखी। एलिमेंट्स प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, ये वाली बात लिखी है। और क्या लिखा है कि हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस नहीं करवा सकते, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो उनसे एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, इनका जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन ही नहीं करते, रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करते एसिड के साथ, ठीक है ना। जब रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते तो उस एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयंस की रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। जब एसिड की रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती तो समझ लेना कि रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो गया। इसी तरीके से ऊपर वाले जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स, उन सारे के सारे मेटालिक एलिमेंट्स की, 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 उन सारे के सारे मेटालिक एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कम है, कम है, माइनस लगा होना है, इसका मतलब क्या है? कम है। कम वैल्यू होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। मैंने चौथी प्रॉपर्टी यही पढ़ाई है कि जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उतने ज़्यादा मेटल्स रिएक्टिव होंगे, और जितने ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी मेटल की लार्ज होगी वो उतने कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? चौथी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, यही दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इंग्लिश में। एलिमेंट्स प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड। अब इसी की बेस के ऊपर एग्जाम्पल्स को हल करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे है? ये देखिए ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की ताकत रखती है। यहाँ से मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो लगा देता हूँ, दो हाइड्रोजन भी आ गए, दो क्लोरीन भी आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर जिंक है। जिंक जौन सी है यह हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है। इसका मतलब क्या है, ये भी रिएक्शन कर सकती है। तो जिंक सल्फेट यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन भी बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गई? इसी तरीके से ये कापर है। कापर जौन सी है, कापर ये हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है। ये देखिए हाइड्रोजन से नीचे नीचे कापर मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी क्योंकि इसकी
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। इसी तरीके से ये आयरन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकती है। ये देखें क्यों कर सकती है, देखें क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है आयरन। ये देखें आयरन एक ऐसा आयरन है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, एक ऐसा आयरन है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर ये जो सा आयरन है, अगर आप इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेते हो तो समझ लेना ये रिएक्शन कर सकता है इसके साथ। लेकिन अगर आप इसी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 लेते हो ना, +3 लेते हो तो ये रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। तब नहीं रिएक्शन होगा जब +2 होगा ना, अब रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा। Fe+2 को क्या कहते हैं, फेरस, और Fe+3 को क्या कहते हैं, फेरक। फेरस सल्फेट फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की शक्ल में ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम है, जैसे ही सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन जो सा यहाँ से निकलकर गैस की शक्ल में ऊपर चला जाएगा। और तो क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर भी 2 को लगा देता हूँ, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर भी आ गए। लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम आ गए हैं, वहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ। ये लो जी, मसावात बैलेंस होगी इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पर एक कैल्शियम है, ये कैल्शियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम, ठीक है ना। ये सोडियम ऊपर ही था ना हाइड्रोजन से ऊपर ही था ना ये सोडियम, ये रिएक्टिव है। इसी तरीके से कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम भी हाइड्रोजन से ऊपर ही होगा। ये हाइड्रोजन से ऊपर, इसका मतलब क्या, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्शन करवा सकता है। कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। अब +2, यहाँ पर +2 है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 करवाने के लिए क्या करेंगे, 2 नाइट्रेट यहाँ पर लिखेंगे, ताकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों नाइट्रेट का मिलाकर -2 हो सके, जो कि कैल्शियम के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। और इस तरीके से इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम लोगे ना, वो = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि +2 इसका भी, -2 इसका भी, ऑक्सीडेशन नंबर का सम लोगे जितने भी एलिमेंट्स का, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ऐसे ले लो, अगर ऐसे नहीं होता जैसे मर्जी ले लो, ये +2 है यहाँ पर, ठीक है ना। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, ये -6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6 है, -6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, गैस H रह गया है ना, तो ये H हाइड्रोजन गैस की शक्ल में ऊपर की तरफ बह जाएगा। 2 नाइट्रेट के कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो यहाँ मैं यहाँ पर 2 लगाया, तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई, इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा।
हमें ये पता चलाना है, बस ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर ऊपर मेटल्स आ रहे हैं उन सारे के सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जो सी है वो कम है, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होंगे। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे नीचे आ रहे हैं मेटल्स, उन सारे के सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। इसका मतलब क्या है, लार्ज होने का मतलब क्या है, वो हाईली रिएक्टिव नहीं है, वो लेस रिएक्टिव है। जब वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करेंगे, जब वो रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो चाहे उसके आगे आप एसिड रख दो, बेस रख दो, साल्ट रख दो, उन्होंने रिएक्शन करना ही करना नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली बात याद रखनी है कि जो उनसे गोल्ड है, ये AU गोल्ड, लेड PB, लेड PB है, ये भी नीचे ही है, ये देखें PB लेड, सिल्वर है, ये सिल्वर है, कॉपर है, ये कॉपर है, ठीक है ना। ये इन सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो सी है वो हायर है, हैव हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर क्या होगा, एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एंड कैन नॉट डिस्प्लेस, तो ये डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते हाइड्रोजन आयन को फ्रॉम एसिड, एसिड से। इसी तरीके से बिल्कुल इसके उल्ट एक लाइन कर लो कि लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम ये क्या हैं, हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये दूसरी लाइन कर लो। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आए, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।